लर्निंग विद श्वेता। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपने इसके पहले वाला वीडियो देख लिया होगा जिसको मैंने ईवीएस के ऊपर बनाया था। ईवीएस के क्वेश्चन 7 से 8 उसमें आते हैं जो कि एनसीईआरटी के पॉइंट्स मैंने स्पेशल्स लेके बनाए थे। तो आज का मेरा वीडियो है पेडागॉजी के ऊपर, क्योंकि पेडागॉजी के क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में भर भर के आते हैं। 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस आपको सिर्फ पेडागॉजी के हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलेंगे और पेडागॉजी में तो पेडागॉजी के क्वेश्चंस आपको मिलने ही मिलने वाले हैं। तो मैंने इसमें कवर किया है एनसीएफ 2005 को और पेडागॉजिक ईवीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना तथा शेयर करना वीडियोस को बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पेडागॉजी ऑफ ईवीएस। बच्चों को वर्गीकरण सिखाने के लिए चीज़ों को कैटेगराइज करना सिखाना आवश्यक है। वर्गीकरण का मीनिंग होता है या कैटेगराइज का मीनिंग होता है कि आप एक जैसी दिखने वाली चीज़ों को एक समूह में रखें। तो इस तरीके के अलग अलग समूह बना लें अलग अलग चीज़ों के लिए। बच्चों को अपने पर्यावरण आसपास से सूचनाएं एकत्रित करने के लिए प्रेरित करना। बच्चों को प्रकृति को अवलोकित करने का अवसर देना जिसमें उनकी सक्रिय भागीदारी हो। अवलोकित करना मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना। बच्चे खुद से चीज़ों को देखें, समझें, महसूस करें। कक्षागत कार्यों को बाहरी संसार से जोड़ना आवश्यक होता है। बच्चों को समूह में कार्य करने हेतु प्रेरित करना चाहिए या उन्हें विविधता सिखाने में मदद करेगा। विविधता को इंग्लिश में सहयोग करने के लिए पीयर लर्निंग वर्ड का इंग्लिश में यूज़ करते हैं। यह आपका इंग्लिश पेडागॉजी में भी हेल्पफुल होगा। तो जो समूह में काम करते हैं बच्चे एक दूसरे के, उसे पीयर लर्निंग कहते हैं। कहानियाँ पढ़ने सुनने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। बच्चों की रचनात्मकता को निखारने के लिए कला व शिल्प जैसी क्रियाकलापों को भी बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें कुछ कार्य भी दिया जा सकता है जैसे कुछ ड्रॉ करने का या अवलोकन करने हेतु। बच्चों को स्वयं को आकलित करने का मौका देना चाहिए या पौधों जानवरों को वर्गीकृत करने का मौका भी देना चाहिए। उन्हें कहानी कविता सुनाने हेतु कहा जा सकता है, परंतु याद करने रट्टा लगाने हेतु नहीं करना चाहिए। बच्चों को कभी भी जो पेडागॉजी है ईवीएस की या सीटेट की, उसमें कभी भी रटंत विद्या को सपोर्ट नहीं किया जाता है। वहाँ पे क्रिएटिविटी को सपोर्ट किया जाता है कि बच्चा खुद से क्या क्रिएटिविटी कर रहा है उसको बढ़ावा देना चाहिए। कभी भी रट्टा चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सामुदायिक संसाधन जैसे डॉक्टर, किसान, सफाई कर्मी, ग्रैंड पेरेंट्स को विद्यालय में बुलाकर रियल लाइफ एग्जाम्पल के द्वारा चीज़ों को बताया जा सकता है। मतलब कि इन लोगों को बुलाइए और वो अपने अनुभव बच्चों के साथ साझा करें। बच्चों को पौधों के प्रति या पर्यावरण के प्रति संवेदना देने के लिए पेड़ों को मित्र बनाने व उन्हें स्वयं जल खाद देने का व रखरखाव हेतु प्रेरित किया जा सकता है। मतलब बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए सबसे अच्छा संसाधन है कि आप बच्चों से कहिए कि आप पेड़ लगाइए, पेड़ों में पानी डालिए, खाद डालिए, उनकी कटिंग कीजिए। तो इस तरीके से आप पर्यावरण से बच्चों को जोड़ सकते हैं। शिक्षक बच्चों को उनकी मातृभाषा संबंधी जल, पौधे व अन्य चीज़ों पर गाए जाने वाले गाने आदि गाने हेतु प्रेरित कर सकते हैं। प्रेरित करें। सामाजिक भेदभाव, जाति, लिंग के प्रति बच्चों को उनके स्तर पर संवेदनशील बनाया जाना आवश्यक है। मतलब कि बच्चों को सामाजिक जो भेदभाव रहता है उसके प्रति जागरूक करना चाहिए, ना कि इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों को अवलोकन करने व प्रश्न करने के लिए भी मौका दें। बच्चे अगर आपसे कोई प्रश्न करें तो आपको उस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उन्हें ये डांटना चाहिए कि नहीं आप प्रश्न नहीं पूछ सकते या जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सही है। कुछ चीज़ें या कुछ चीज़ों को स्पष्ट करने हेतु बातचीत, डिस्कशन भी किया जा सकता है। बच्चों के क्षेत्रीय रूप में उपलब्ध संसाधनों व सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रेरित करें कि बच्चों के आसपास की जो चीज़ें हैं वे उनका उपयोग करें और उसके लिए उन्हें प्रेरित करें। इस तरीके के सिचुएशंस, गेम्स को चूज़ करें जिससे कि वे स्वयं को संबंध कर पाए, जैसे खेल आदि। कुछ ऐसे खेल खिलाएं जिससे वे
चीज़ों को सीख सके और खुद से करना जान सके। इंडिविजुअल डिफरेंस, सभी की अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, मतलब हर बच्चा अपने आप में स्पेशल है और सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। चीज़ों को बच्चों के स्वयं के अनुभवों से जोड़ा जाए ताकि वे अधिक संवेदनशील हो सकें। बच्चों को हर चीज़ का अनुभव स्वयं लेने दें ताकि वो उस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। उन्हें स्वयं को एक्सप्रेस करने के हेतु मौके दिए जाने चाहिए। वे अपनी बात को कह सकें, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें, इस तरीके के उन्हें पूरे मौके दिए जाने चाहिए। बच्चों को रचनात्मकता हेतु भरपूर मौके दें, जैसे कि फिंगर पेंटिंग, मतलब उंगली से ड्राइंग करना, आर्ट करना, क्राफ्ट करना। बच्चों को पक्षियों, जीवों, पौधों की विशेषताएं पता हों, चाहे उन्हें नाम याद ना भी हों, लेकिन उनकी क्या विशेषता है ये अवश्य पता होना चाहिए। किसी भी चीज़ को गुड बैड के बीच वाद विवाद के लिए डिस्कशन करवाया जा सकता है। ये चीज़ अच्छी है तो क्यों है, ये बुरी है तो क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। ईंधन के प्रभाव, जल, पर्यावरण आदि पर समाचार पत्रों की रिपोर्ट्स के माध्यम से बातचीत करवाया जाए, मीन्स डिबेट करवाई जाए। बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए जागृत करिए कि वो जो है चीज़ों को समझें। कक्षा की बातचीत, कन्वेंशन में बच्चों को अनुभवों को शामिल किया जाना चाहिए। अगर किसी टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है क्लासरूम में, तो उसमें बच्चों के भी ओपिनियन लेनी चाहिए, बच्चों को भी शामिल करना चाहिए कि आपके इसके बारे में क्या विचार है। उन्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ना चाहिए। एक कहानी को पढ़ाने का बेहतर तरीका है रोल प्ले हो सकता है, इससे क्रिएटिविटी भी आएगी। उन्हें ऐसी एक्टिविटीज़ के मौके दें जिनसे वे स्वयं करके सीख जाएं। उन्हें एक दूसरे को मदद करने, सहयोग करने के अवसर दें। तो सीटेड की जो पेडागॉजी है वो ये कहती है कि या तो वही खुद से स्वयं से चीज़ों को आप ऐसा बना के दीजिए कि वे स्वयं से प्रयास करे, खेले उसके साथ और वो सीख जाएं, और या तो वो अपने दोस्त की, अपने मित्र की, अपने साथी की मदद लेके उस चीज़ को सीखें। लिंग भेद, तकनीकी, बिजनेस रिलेटेड गाइड इशू तथा नशे के प्रति संवेदना हेतु बातचीत या डिस्कशन हो। पक्षियों को अवलोकन करने हेतु नज़दीक से देख पाएँ, इसके लिए बच्चों के साथ बर्ड बाथ बनाने में हेल्प कर सकते हैं। पानी संरक्षित करने के लोकल विधियों के एक्सपीरियंस बच्चों से कक्षा में साझा करने को कहें कि आपके घर में पानी कैसे सुरक्षित रखा जाता है, क्या करते हैं आपको पानी को बचाने के लिए। पर्यावरण में सभी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि बच्चे एक मैप के अंदर स्टेट्स, दिशा, बाउंड्रीज, दूरी को समझे व लोकेट कर पाएँ। बच्चों को मैपिंग करना सिखाना चाहिए जिसमें उनको पता हो कि कौन सा स्टेट कहाँ है, कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर है और किसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, कौन से स्टेट की। बच्चों से जीवों के विषय में अपने पेरेंट्स से जानने को कहें और इस बात को जानने हेतु भी कुछ चीज़ों की संख्या कैसे लगातार कम हो रही है, कुछ चीज़ों की संख्या कैसे कम हो रही है ये भी पता लगाएं। वाद विवाद बच्चों को एक विषय को कई तरीके से देखने हेतु प्रेरित करता है। मतलब जब हम डिस्कशन कराते हैं क्लासरूम में तो इससे ये पता चलता है कि किस बच्चे की कैसी थिंकिंग है, कैसे थॉट्स हैं, वो हमें उसके डिस्कशन से ही पता चलता है और उसके पीछे का क्या रीज़न है कि उसके ऐसे थॉट्स हैं। तो इसलिए वाद विवाद या डिस्कशन क्लासरूम में कराना चाहिए। रेलवे टाइम टेबल को कैसे रीड किया जा सकता है। 24 आवर्स का उसमें फॉर्मेट होता है। इसका प्रयोग कई क्रियाकलाप के द्वारा भूगोल व गणित पढ़ाने की इंटीग्रेटेड अप्रोच का यूज़ किया जा सकता है। खेल से सीख, जीवन हेतु नियम बनाना, सहयोग करना, किसी का पक्ष नहीं लेना, सहानुभूति रखना और अनुशासन, ये चीज़ें हम लोग खेल से सीख सकते हैं या सीखते हैं। फूलों का अवलोकन से हम क्या सीखते हैं, वर्गीकरण करना, जागरूक होना, कितने प्रकार की पंखुड़ियाँ होती हैं, रंग कितने प्रकार के होते हैं, ऋतुएं कौन कौन सी होती है, किस ऋतु में कौन सा फूल, कौन सा पेड़ होता है, इत्यादि चीज़ें हम लोग सीखते हैं। विजिट या
के द्वारा कंस्ट्रक्शन साइट पर रहें लोगों के विषय की जानकारी प्राप्त करें। कहीं भी आप भ्रमण करने जाए तो कंस्ट्रक्शन साइट पर कि कैसे काम हो रहा है उस तरीके की जानकारी भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पर्यावरण, परिवार संरचना, तापमान, स्थानों, गांवों, तकनीकों में परिवर्तन पर बातचीत करनी चाहिए। मिलकर खाने की आदत हेतु इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए। रेस्पेक्ट, डाइवर्सिटी, विभिन्नता आदि लाने के लिए। कई मुद्दों के जैसे ड्रिंकिंग, घरों के झगड़े पर बच्चों को उनके हल बताने को कहें और उस पर चार्ट या पोस्टर भी बनाने को आप कह सकते हैं। क्लासरूम में हर तरह की डाइवर्सिटी को रिसोर्स मानिए। भाषा, खाना, रंग, लिंग, जाति, धर्म आदि को जानना चाहिए। मतलब कि जो क्लासरूम में आपकी विविधता है उसको एंजॉय करना चाहिए और उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से आपको लेना चाहिए। कक्षा में प्रदर्शन करने व वर्गीकरण हेतु टेबल का यूज़ किया जाना चाहिए। अपने बड़ों से पुराने समय के विषय में बताने को कहें ताकि इतिहास के प्रति ज्ञान समझ बन सके। इतिहास के विभिन्न स्रोतों के विषय में बातचीत करें जैसे मैप, चित्र, अवशेष, किताबें, रिकॉर्ड्स आदि। रोडों पर होने वाली वाहनों की भीड़ को किस प्रकार कम किया जा सकता है, इस पर बच्चों से समाधान पूछें व बातचीत करें। समाचार पत्र, रिपोर्ट्स भी देखें। परसेंटेज जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो बच्चे को प्रोत्साहित किया जाए ताकि मार्क्स, खेल जीतने की चांस कितना है, डिस्काउंट, सेल आदि को समझने हेतु। तो इससे क्या होगा, परसेंटेज को वो लोग अपनी लाइफ से भी कनेक्ट करके लाइव एग्जाम्पल से कनेक्ट करके भी सीख पाएंगे। टेम्परेचर को डेली न्यूज़पेपर से बताया जा सकता है। अर्थक्वेक के लिए चर्चा, बातचीत किया जा सकता है। इसके प्रभाव व बचाव प्रदर्शन के द्वारा। छुआछूत, लिंग भेद जैसे मुद्दों को संवेदनशील बनाने हेतु चर्चा, वाद विवाद, न्यूज़पेपर, इवेंट के द्वारा, अनुभवों आदि के द्वारा किया जा सकता है। इन पर डिस्कशन कर सकते हैं। अनुभव, गेम्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, टीम वर्क भी आप इसके तहत, खेलों के तहत आप टीम वर्क भी सिखा सकते हैं। डिबेट, हर बात के दो ही एक्सपेक्ट्स पर चर्चा हो ताकि सक्रिय अधिगम हो सके। नेक्स्ट है हमारा वनों के प्रति संवेदनशील हेतु चर्चा व कल्पना। बच्चों को वनों के प्रति संवेदनशील करना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए, इसके लिए चर्चा होनी चाहिए। बच्चों की समस्या सुनते हुए शिक्षक संवेदनशील होना चाहिए। प्रयास वाले परिवार के बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था विद्यालय द्वारा की जानी आवश्यक है ताकि वे स्कूल से जुड़े रहें और वो गैप्स ना लाएं अपनी पढ़ाई में। नेक्स्ट है हमारा NCF 2005 फॉर EVS। तो हमारे 2005 की जो NCF है उसमें क्या कहा गया है EVS से रिलेटेड, उसको पढ़ते हैं। इसमें 6 थीम दी गई हैं। परिवार व मित्र, भोजन, जल, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। परिवार व मित्र में संबंध, कार्य व खेल, जानवर, पेड़ पौधे। भोजन के अंदर हम लोग है टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, पकाना, संरक्षण तकनीक, किसान व भूख। रोल ऑफ द बुक में क्या है, NCERT द्वारा निर्धारित EVS की थीम्स को एक गहरी व अंतर संबंधित समझ के आधार पर बनाया गया है। प्रत्येक थीम कुछ की क्वेश्चन से शुरू होती है। NCERT किताबों में लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति के आधार पर विभिन्नता से निपटने की जरूरत बताई है। EVS बुक से संबंधित आकलन सतत आधारित हो तथा बच्चे का आकलन उसके अवलोकन, चर्चा, प्रश्न तथा सामूहिक कार्य के आधार पर हो। NCF की सिफारिशें EVS के लिए क्या है, बच्चे का विद्यालय जीवन उसके विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित होना चाहिए। यह बच्चे के विद्यालय, घर व समुदाय के बीच की दूरी को कम करेगा। यह रटंत व किताब ज्ञान को हतोत्साहित करता है। किताबें भी इसी तरीके से बनाई गई हैं। NCERT का कहना है, जो NCF 2005 आया उसमें कहना है कि बच्चों को जो है उनके जो वर्तमान जीवन वो जी रहे हैं विद्यालय और बाहर का जीवन उनका जो है आपस में संबंधित हो।
कि वो जो विद्यालय में ज्ञान सीखे उसका बाहरी जीवन में अपने प्रयोग भी कर सके। और रटंत विद्या को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इन किताबों का लक्ष्य छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था को प्राप्त करने में मदद करने हेतु होना चाहिए। बच्चा अपने वातावरण पर्यावरण को संपूर्णता में देखता है, इसलिए 3rd से 5th में सभी प्रत्ययों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के रूप में एकीकृत किया गया है। मतलब विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण तीनों की शिक्षा एक ही पर्यावरण की पुस्तक में दी गई है। उनको संबंधित करके एक दूसरे से जोड़ के समझाया गया है। ईवीएस विषय को 1st व 2nd कक्षा में किताबी रूप में ना रखकर उन्हें भाषा व गणित के साथ ही समाहित कर दिया गया है। जो ईवीएस 1st और 2nd क्लास में पढ़ाई गई है उसके लिए अलग से बुक ना रख के उसे भाषा और गणित के साथ ही जोड़ के पढ़ाया गया है। ईवीएस पुस्तकों में परिभाषाओं और सूचनाओं को जगह नहीं दी गई है। यहाँ तक कि पुस्तक की भाषा भी औपचारिक नहीं है। ईवीएस की केवल पुस्तक ही ज्ञान का एकमात्र साधन नहीं है, परंतु ये बच्चों को नया ज्ञान निर्माण के लिए प्रेरित करता है। लेसर द बर्डन कम करने हेतु क्या कर सकते हैं? डेली टाइम टेबल में लचीलेपन की ज़रूरत है ताकि टीचिंग से बेहतर हो सके। अध्यापन व आकलन के लिए प्रयोग किए गए तरीके, विधियाँ भी प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। टेबल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। टीचिंग एंड असेसमेंट मेथड्स अफेक्ट्स द लर्निंग आउटकम्स नॉट ओनली बुक्स। बच्चों हेतु अधिक विचारशीलता, उत्सुकता व चर्चा हेतु छोटे समूह बनाने व प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने की प्राथमिकता व स्थान दिया जाना चाहिए। मतलब बच्चों को आप विचारशील बनाइए, उन्हें उत्सुक करिए, छोटे छोटे समूह बनाइए, उनमें डिबेट्स करवाइए, ये सब आप कर सकते हैं जिससे वो खुद से अनुभव कर सके चीज़ों को। पाठ्य पुस्तक छात्र केंद्रित हो ताकि बच्चों को स्व अध्ययन के लिए स्वतंत्रता मिल सके, वह अन्वेषण कर सके, खोज कर सके और रटने व याद करने हेतु मजबूर ना हो। वो चीज़ों को खुद से प्रयास करें और प्रयास करते करते सीख लें। विद्यालय की भूमिका, विद्यालय हेड व एफर्ट्स करे ताकि बच्चे इनकरेज कर सकें, मतलब प्रोत्साहित हों, स्वयं के अधिगम को रिफ्लेक्ट कर सकें कि उन्होंने क्या सीखा वो उसे बता सकें, कल्पनाशीलता कर सकें और प्रश्न पूछ सकें। बच्चे अपने बड़ों के साथ जुड़कर बच्चे स्वयं में अपना ज्ञान निर्माण कर सकें। बच्चे बड़ों के साथ जुड़ें, बच्चों देखें कि बड़े क्या कर रहे हैं और उसमें अपना ज्ञान को जोड़ के वो नया ज्ञान प्राप्त कर सकें। यदि हम बालकों को अधिगम प्रक्रिया में सहभागी बनाएं तो वे रचनात्मक व पहल करने हेतु आगे बढ़ सकते हैं, न कि केवल उन्हें ज्ञान का एक स्थिर ग्रहणकर्ता माने। परीक्षा हेतु केवल पाठ्यपुस्तक को ही बच्चों हेतु प्रेफर नहीं करना चाहिए, बल्कि अधिगम के अन्य साधनों व संसाधनों का भरपूर प्रयोग हो, उन्हें दरकिनार न किया जाए। केवल उनको पाठ्यपुस्तक के भरोसे न रखा जाए, बल्कि अधिगम के अन्य साधनों का भी भरपूर प्रयोग होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार एनसीईआरटी की कार्यकारिणी में 14 व 19 जुलाई 2004 की बैठकों में एनसीएफ को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। क्या है एनसीएफ 2005? यह विद्यालयी शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। तो ये सबसे नवीनतम दस्तावेज है राष्ट्रीय, और इसे वैज्ञानिक, अध्यापक और शिक्षा जो अच्छे शिक्षक हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उन्होंने मिलकर तैयार किया है। आचार्य मंत्रालय की पहल पर यशपाल की अध्यक्षता में देश में चुने गए इन 23 विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौती के रूप में देखा है। तो इसके जो हेड थे वो यशपाल की अध्यक्षता में ये बनी है एनसीएफ 2005। इसके अंदर कहा गया है ज्ञान को स्थूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, मतलब जो ज्ञान है उसे बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाना चाहिए। पढ़ाई को रटन प्रणाली बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। रटन विद्या को बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। पाठचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना रह जाए। पाठचर्या जो होनी चाहिए वो केवल पुस्तक आधारित नहीं होनी चाहिए, उसमें आप और भी प्रयोग कर सकते हैं डे टू डे लाइफ के। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए, मतलब कक्षा कक्ष में बच्चों को केवल आप पुस्तकीय ज्ञान ना दिए, उन्हें कुछ ना कुछ गतिविधि में लगाएं ताकि वो खुद से करके कुछ नया सीख सकें। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों। राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। एनसीएफ 2005 के मुख्य सुझाव हैं: शिक्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग हो, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त की ओर। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, जो सूचना है
उसे ज्ञान न माना जाए। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किए रहें। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचारों को शिक्षा के सामने प्रस्तुत करें। अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी सी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा गलत है। बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन से में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। बच्चे जो हैं स्कूल के बाहर जो है तनाव में रहकर न जीवन व्यतीत करें, बल्कि तनाव मुक्त होकर जीवन को व्यतीत करें। कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं है, अर्थात जीवंत कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हर वक्त कक्षा में शांति नहीं बनी रह सकती। बच्चे हैं तो वो कुछ ना कुछ करेंगे, तो थोड़ा बहुत कभी कभार शोर वगैरह हल्का फुल्का हो सकता है। इससे पता चलता है कि कक्षा में एक्टिविटीज़ हो रही हैं। शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाना चाहिए। कुछ ऐसी गतिविधि भी करवानी चाहिए जिसमें उनसे उनके अभिभावक भी जुड़ सके। समुदाय को मानवीय संसाधन रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना को प्रश्रय न दें। खेल को आनंद लें, सामूहिकता की भावना बनाएं, ना कि रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने का मार्ग बना दें। बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अधिगम परिस्थितियों में इसका प्रयोग करें। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती जो अंतःक्रिया का अवसर दें। कल्पना व मौलिक लेखन में अधिकाधिक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। सजा और पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चों के अनुभव व स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को प्रश्रय दें। शिक्षक प्रशिक्षण और विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं? एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूल के जीवन को बाहर घर पड़ोस से जोड़ा जाए। आत्मज्ञान स्वयं को खोजने की एक निरंतर प्रक्रिया बने। मूल्य शिक्षा अलग ना होकर शिक्षा में ही हो। सांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया जाए। व्यक्तिगत अंतर को स्वीकार करना। राष्ट्रीय व देश पर गर्व करना। कक्षा में अच्छा माहौल व उसमें बच्चों की भागीदारी हो। शिक्षा प्रक्रिया को गरीब, जाति, लिंग आदि से मुक्त रखा जाए। साहित्यिक कलात्मक रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना, शिक्षा में व्याप्त विसंगतियों को कम करना, ऐसे पाठ्यक्रम का विकास जिसमें ज्ञान का व्यवस्थित रूप विकसित हो, विचारों की स्वतंत्रता हो, सभी बालकों को सशक्त बनाना हो, रचनात्मकता का विकास हो। तो जो एनसीएफ कैरिकुलम एरियाज़ है उसमें ट्रेडिशनल है और एक अदर्स है। तो ट्रेडिशनल में पढ़ाया जाता है मैथ्स, लैंग्वेज, साइंस और सोशल साइंस, जबकि अदर्स में आपका आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन फॉर पीस और हैबिटेट एंड लर्निंग। इसकी लैंग्वेजेस क्या है? दीज लैंग्वेजेस फार्मूला इम्पॉर्टेंट ऑफ होम लॉन्ग मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स, मतलब कि कई तरह की भाषाओं का प्रयोग किया जाए आपने, क्योंकि आप जो एनसीएफ 2005 है वो विविधता को बढ़ावा देती है कि अलग अलग वर्ग के बच्चे आते हैं, अलग अलग स्थानों से आते हैं, तो उनकी लैंग्वेजेस अलग अलग होती हैं, तो उन्हें आप बढ़ावा दीजिए, उसे एज ए की टूल यूज़ करिए। साइंस रिलेशन टू एनवायरनमेंट अवेयरनेस, साइंस का मीन्स यहाँ पे ये है कि आप उसको एनवायरनमेंट से रिलेट करें और बच्चों में जागरूकता बढ़ाएं साइंस के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति। सोशल साइंस क्या? सोशल इशूज़ के बारे में आप उसमें डिस्कशन कीजिए, सिविक सोसाइटी, पॉलिटिक्स के बारे में, और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में क्या है? मैथमेटिशियन, तार्किक सोच, अमूर्त निर्माण व संचालन योग्यता बढ़ जाए। एनसीएफ सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स कंसर्न फॉर क्वालिटी, जो एनसीएफ है वो क्वालिटी को बढ़ावा देता है। टीचर एजुकेशन फॉर कैरिकुलम रिमूवल। एग्ज़ाम रिफॉर्म कंटेंट बेस्ड टीचिंग होता है।
problem showing and understanding. School should involve continuous evaluation for diagnosis and remedial. No board or state level exams at 5th, 8th and 11th. कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए 5th, 8th और 11th क्लास में। एनसीएफ 2005 से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं? तो टीचर एज ए फैसिलिटेटर, जो टीचर है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग वो क्या है? एक सुविधा प्रदाता है, इंग्लिश में बोले तो फैसिलिटेटर है। एम ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश, जो इंग्लिश को पढ़ाने का एम है उसमें वो मल्टीलिंग्विज्म है, बहुभाषिकता है। एमएलएल का मतलब होता है यहाँ पे मिनिमल लेवल ऑफ लर्निंग। चिल्ड्रन डोंट फेल, होल सिस्टम फेल्स। बच्चे कभी फेल नहीं होते हैं, सिस्टम फेल होता है, जो उनको पढ़ाने तरीका वो जो है वो फेल होता है। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग एजुकेशनल टेक कैन बी ए सप्लीमेंट। एजुकेशनल टेक जो होता है वो एक प्रकार का एक पूरक होता है। एनसीएफ सजेस्टेड 25% to 40% क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट एंड आंसर टेक। एनसीएफ कहता है कि 25% से 40% तक क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे जाने चाहिए। चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, तो जिसके जो चेयरमैन थे एनसीएफ 2005 के वो यशपाल थे। होमवर्क टाइम फॉर 11th and 12th इज़ 2 hours। जो 11th 12th क्लास होती है उसका होमवर्क मिनिमम 2 घंटे का ही होना चाहिए। स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी रिमूव। जिससे बच्चों को स्ट्रेस होता है ऐसी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, उनको गाइडेंस देके और उनकी काउंसलिंग करके। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को ऊपर लेकर जाएगा एनसीएफ। ये किसने कहा? ये कहा एनपीई 1986 में एनपीई आया तो उसने ये कहा कि जो ये नेशनल